ठीक है बैरिस्टर साहब, आपको लगता है कि ईरान को जवाब देना चाहिए, और क्या ईरान के पास इतनी सलाहियत है इतने अपने कीमती लोग मरवाने के बावजूद कि वो जवाब दे सकें, या ईरान को ट्रंप साहिब की डील मान लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक मैं तस्दीक कर दूं कि जो कल मीटिंग हो रही थी यूएसए के साथ, आज ईरान ने कहा कि वो मीटिंग करेंगे। ये एक अच्छी बात है ईरान की कि उन्होंने उस डिप्लोमेटिक चैनल को बंद नहीं किया। जो कल वो कह रहे थे, कल तक कह रहे थे कि जी हम उस मीटिंग में, संडे की मीटिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन अब ईरान ने कहा कि जी हम सर उस अभी मीटिंग में शरीक होंगे। अब उसमें एक तो ये हाँ बात है। बैरिस्टर साहब। दूसरी बात, मंसूर जी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरी बात ये है, जी। दूसरी बात ये है कि आपने जो उसमें कहा है कि उनकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी का उनका ज़रूर इश्यू है। इश्यू उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उनके उनके ऊपर पाबंदियाँ बहुत सारे अरसे से हैं। उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान है, उनके पास वो जदीद तैयारे नहीं है। एयर फ़ोर्स के जो तैयारे हैं, वो पुराने तैयारे हैं, उनके पास काफ़ी पुराने हेलीकॉप्टर्स एंड जो एयरक्राफ्ट्स हैं। आफ्टर दैट ये है कि अगर उनको रशिया सपोर्ट करता है या चाइना सपोर्ट करता है, जो मेरा ख्याल है कि रशिया तो किस हद तक सपोर्ट करेगा, चाइना खुल के सपोर्ट नहीं करेगा। फिर तो हो सकता है कि वो इस वॉर को प्रोलॉन्ग करने में जाएँ। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हो सकता है कि उसमें ये हो कि वो इसको प्रोलॉन्ग ना करें। लेकिन इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हो रहा था, वो रात भी हुआ, अभी भी उसमें बातें हो रही हैं, उसपे बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन हो रही है। उसमें यूनाइटेड नेशंस की ये कोशिश है कि किसी तरह इस सिचुएशन को डी-एस्केलेट किया जाए। अगर सिचुएशन डी-एस्केलेट होती है, तो उस सूरत-ए-हाल में ये हो सकता है कि ये दोबारा मेज़ पे बैठ जाएँ, टेबल पे बैठ जाएँ, क्योंकि अमेरिका का ये है कि उनकी यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी जो है 3.6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि आईएईए की रिपोर्ट थी कि वो 60% से ऊपर चले गए हैं, जिसकी बेस पे इन्होंने हमला किया। ये अब हमला उसमें कर एक दिया, और बिल्कुल। जो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आप हमला नहीं कर सकते इस तरह। अगर इस किस्म की आपके पास रिपोर्ट है, तो आपको सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए। बिल्कुल। अब ये जिस बेस पे गए हैं, वो यूनाइटेड नेशन के वॉचडॉग की रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशन के वॉचडॉग के जो हेड हैं, राफेल ग्रोसी, उसने आज कहा है कि जी किसी भी सूरत में आपको हमला नहीं करना चाहिए था, और ये जिनेवा कन्वेंशन भी प्रोहिबिट करता है किसी भी रियासत को किसी के न्यूक्लियर हेड्स पे हमला करने की। लेकिन उसकी सर, वजह ये यूनाइटेड नेशन होती है। कोई किरदार भी अदा नहीं कर सका। बेशक एक हंगामी इजलास बुलाया, सिक्योरिटी पे बात भी की, अगर गजा की बात की जाए, आज ईरान की बात की जाए, तो सिर्फ डिस्कशन हो रही है, इनका किरदार कहीं पे भी नहीं देखा जा रहा। उसमें एक इश्यू ये भी है कि उनकी जो पिछली प्रीवियस हिस्ट्री है इसराइल की, कि 1981 में उन्होंने इसी तरह एटमी रिएक्टर को इराक में निशाना बनाया था। उसमें बिल्कुल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उन्होंने ये कहा कि इल्लीगल कर रहे हैं जो इसराइल ने किया है, जो अटैक किया है इराक की एटमी रिएक्टर पे। तो ये इनका पहले भी हिस्ट्री रही है कि उन्होंने इस तरह की हरकत की है, जो पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं की। क्योंकि इसमें जिनेवा कन्वेंशन में ये क्लियर कहा गया कि आप कुछ भी करें, आप किसी के एटमी रिएक्टर्स को निशाना ना बनाएं, जो उनके एटॉमिक एसिड्स हैं उनके करीब ना जाएं। उसकी वजह ये होती है कि अगर उसमें कोई अटैक होता है, तो उसमें रेडिएशन लेवल इतना हाई जा सकता है कि उस रीजन में पूरे में तबाही मच सकती है, लोगों की जानें जा सकती हैं। इसी वजह से इसको स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लॉ के तहत रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब ईरान के पास फर्ज करें ये नेगोशिएट करते हैं, ऑब्वियसली 3-4 वीक के बाद ये नेगोशिएट हो जाएगी सिचुएशन। तो अब ईरान को मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो आईसीजे में जाना चाहिए। दो, आईसीजे का किरदार गजा के हवाले से बहुत स्ट्रांग नहीं रहा, इसराइल ने उनकी बात एग्जैक्टली। नहीं मानी। बट अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। अभी जो यूरोप है वो इसराइल के इस तरह साथ नहीं खड़ा हुआ, यूरोपियन यूनियन इस तरह नहीं खड़ी हुई, नाटो इस तरह नहीं खड़ी हुई। उनकी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के कल से बयान आ रहे हैं। टर्की उस तरह, जिस तरह इसराइल के साथ टर्की के अच्छे रवाबत थे, उनकी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि आपने ये गलत किया है। इस तरह सऊदीया ने भी बड़े खुल के स्टेटमेंट दिए। तो इंटरनेशनली पहली दफा आपने गजा की जंग में इस तरह की नहीं देखी होगी, जो क्रिटिसिज्म हुआ इसराइल पे। इसमें पहली दफा इसराइल पे क्रिटिसिज्म हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने वायलेशन की है आर्टिकल 2 सबसेक्शन 4 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर की। उसके अलावा 51 चार्टर को भी वायलेट किया इसराइल ने, जो कि इंटरनेशनल लॉ को पहले भी वायलेट किया गजा में, जब इन्होंने उसकी रूलिंग नहीं मानी आईसीजे की। इस वजह से पूरी दुनिया में अब जो ममालिक हैं वो इनके खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनली पब्लिक का प्रेशर आ रहा है। जैसे यूके में पब्लिक का प्रेशर था, यूएसए में पब्लिक का प्रेशर था कि अपनी हुकूमतों पे कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो उसको। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हुकूमतें अगर सपोर्ट कर भी रही हैं तो बड़ी ढके छुपे इस वक्त कर रही हैं। जैसे अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है यूके, फ्रांस या अगर इस
इसमें सपोर्ट करते हैं। यूएसए तो खुल के करेगा, यूके और फ्रांस करते हैं, तो हो सकता है वो छुप के करें, उतना ओपनली नहीं नहीं करें। हालांकि ईरान ने कल कहा है कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट यूके ने और फ्रांस ने भी कहा किया है, इसी वजह से उन्होंने थ्रेट दी है कि हम उनके बैरी बेड़ों पे हमले करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि उनकी एक अच्छी बात है कि उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट जारी कर दी है कि आप इससे पीछे रहें। दुरुस्त। अब इसमें यूके, फ्रांस या यूएसए भी बराह रास्त जंग में नहीं जाना चाहते। और दूसरी बात ये है, इंटरनेशनली जो अहम चीज है कि यूएसए की निगोशिएट कर रहा था उस डील को 3.6 से नीचे लाने के लिए, यूरेनियम की अफजूदगी, उसको ऑब्वियसली सबोताज कर दिया उस पूरे डायलॉग के प्रोसेस को इसराइल ने। उसकी वजह से भी अमेरिका बहुत खुश नहीं है इस बात पे। दुरुस्त। ये भी एक वजह है कि वो इतना हो सकता है सपोर्टिव ना हो, लेकिन उस खित्ते में इसराइल को फिर भी वो स्ट्रांग रखना चाहते हैं, उस तरह की तबाही नहीं चाहते। अगर फर्ज करें ईरान हमला करता है, ईरान का एक तो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा, इसमें सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है तो हो सकता है कि इसराइल जॉर्डन में घुसे, जॉर्डन की आबादियों पे कब्जा करे। वो यानी इस उधर का भी खतरा है। क्योंकि इसराइल की ये हमेशा से ये होती है कि किसी भी जंग को जमीन को हथियाने के लिए यूज करता है, तो इसराइल बिल्कुल। फायदा जरूर उठाता है ठीक उसमें। सर। ऑब्वियसली सर, नेतन्याहू ने ये बिल्कुल किया है ठीक हो तो गया। वो मंसूर सर, आपसे जानना चाहूंगी कि ये आपको ये हालात सुलझते हुए नजर आ रहे हैं या मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मैं आपके सवाल से पहले जवाब देने से पहले एक छोटी सी फैक्चुअल करेक्शन करना चाहूँगा। वैसे साहब ने फरमाया कि मुज़ाकरात जो हैं जो जौहरी तवानाई के हवाले से वो कल होने जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो इत्तला है, जो इस्माइल बकाई इनके फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान हैं ईरान के, उन्होंने अभी इसके मुज़ाकरात को मुअत्तल रखने ही का ऐलान किया कुछ देर पहले। बहरहाल, हैविंग सेड दिस, आपके सवाल अगर काइंडली रिपीट कर सकें। जी सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हालात सुलझेंगे या मजीद खराब होंगे? जी, इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर तो यही पेस रही, यही रफ्तार रही मामलात की, खास तौर पे ईरान की तरफ से हमले और फिर इसी का जवाब इसराइल की तरफ से वो जारी रहा, तो मैं समझता हूँ कि इसके पोटेंशियल अपनी जगह मौजूद है इस जंग के फैलने का, और ना सिर्फ फैलने का बल्कि लंबा होने का। क्योंकि अभी तक जो है अमेरिका ने इस नौइयत की कोई इंडिकेशन नहीं दी कि जिसमें इसराइल को कम से कम कोई ऐसा इशारा किनाया मिला हो कि एनफ इज एनफ, आपने बहुत कुछ कर दिया, हमारी बड़ी खिदमत कर दी। ईरान को डीन्यूक्लियराइज करने के हवाले से जो अमेरिकन प्लान थे, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो पहले दौरे इक़्तिदार का इनकम्प्लीट एजेंडा था, जब उन्होंने JCPOA से निकाला और ख़ास तौर पे उस माहदे से निकले हैं अमेरिका, तो उसके साथ साथ अब उन्होंने अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में यकीनन उसी अनफिनिश एजेंडे को जो है वो इसराइल के ताउन से पूरा करने की कोशिश की है। अब वो किस हद तक इसमें कामयाब हुए हैं या किस हद तक कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त तक मैं समझता हूँ जिस चीज़ को बोन ऑफ कंटेंशन बना के ये सारी जंग शुरू की गई है, ईरान जो है अब जो मैन एंड मटेरियल लॉस उसे, यानी उनके हाई वैल्यू टारगेट्स और उनके इस नौयत के जो नुकसानात हो चुके हैं, उसके बाद कम से कम वो उस इशू से तो बैकआउट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि वो नहीं चाहेगा कि इस वक्त जो यूरेनियम अफसूदगी के हवाले से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, और इवन इनका जो अली खामेनेई साहब का तो फतवा मौजूद है इस बारे में कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार जो हैं या जौहरी बम जो है नहीं बनाना चाहिए। हम तो सिर्फ सिविल मकासद के लिए तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से जो तिब्बी ज़रूरियात हैं, जो ज़राअत में उसका इस्तेमाल है, हम उसको एक लिहाज से फैसिलिटेट, क्योंकि ईरान पर यकीनन जैसे बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि बड़ी देर से पाबंदियां आयद हैं, और वो एक पहलू की नहीं है, फाइनेंस से लेके ज़राअत, यानी हर जो शोबा ज़िंदगी है उससे रिलेटेड हैवी किस्म की सैंक्शन जो हैं ईरान उसका सामना करता रहा। और यही वजह है कि उनके जो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हैं वो बड़े असकार रफ्ता हैं। इवन आपको याद होगा कि उनके जो प्रेसिडेंट का जो तैयारा है जो एयर क्रैश हुआ था, उसका भी जो स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं थे, वो उसी खराब हालत में जो है वो सरकारी दौरों के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे थे, और एक हादसे का शिकार हुए जिसमें उस वक्त भी बड़ी उनकी टॉप बिल्कुल। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गई।